दोस्तों आज हम लोग गिरीश कर्नाड की लिखी एक बेहद ही फेमस प्ले नागमंडला को पढ़ेंगे। मैं नागमंडला की कहानी आपको बताना शुरू करूं, उसके पहले मैं आपको ये बताता हूं कि गिरीश कर्नाड को कब कब कौन कौन से अवार्ड मिले थे। तो इन्हें जनपित अवार्ड 1998 में, पद्म भूषण 1992 में। इनके अलावा गिरीश कर्नाड को हिंदी और कन्नड़ फिल्मों के लिए एक्टर, डायरेक्टर और स्क्रीन प्ले के लिए कई सारे अवार्ड भी मिले थे। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं नागमंडला पे। तो दोस्तों नागमंडला एक 2 एक्ट प्ले है जिसका सबटाइटल है प्ले विथ अ कोबरा। इस प्ले को गिरीश कर्नाड ने 1987-88 के बीच में लिखा था और 1988 में से पब्लिश किया गया था। दोस्तों ये एक मिथिकल प्ले है जिसमें आपको एक नहीं बल्कि 3 एंडिंग देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों मैं बिना समय गवाए इस प्ले की कहानी बताना आपको शुरू करता हूँ। दोस्तों इस प्ले की शुरुआत होती है एक प्रोलॉग से। रात का समय होता है, एक आदमी एक वीरान पड़े जर्जर मंदिर के बाहर बैठा होता है और वो पूरी रात जागने की कोशिश कर रहा होता है। दरअसल ये आदमी एक नाटककार था। इसने कई सारे नाटक लिखे थे और उसे स्टेज पे सबके सामने परफॉर्म भी करवाया था, पर जो लोग इसके नाटक को इस पे भरोसा करके देखने आते थे बस केवल उनका नींद बर्बाद होता था। और कुछ दिन पहले एक भिक्षुक ने इस आदमी को चेतावनी दी थी कि अगर वो इस महीने की कोई भी एक पूरी रात जाग नहीं सकेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि जिन जिन भोले भाले लोगों का इसने नींद बर्बाद किया है उनका वो नींद इसके लिए मृत्यु का कारण बन गया है। ये आदमी उस भिक्षुक की कही बातों के अनुसार एक पूरी रात जागने की कोशिश करता, पर हर रोज उसे नींद आ जाती। और आज इसके पास एक आखिरी मौका है, क्योंकि आज इस महीने की आखिरी तारीख है और इसे डर है कि कहीं आज भी उसे नींद ना आ जाए। ये आदमी नीचे बैठे ऑडियंस के पास आता है और उनसे वादा करता है कि आज अगर वो जागने में सफल हो गया और उसकी जान बच गई तो पूरी ज़िंदगी उसे कोई भी कहानी, कोई भी नाटक से कोई भी लेना देना नहीं होगा और वो कोई भी नाटक को स्टेज पे परफॉर्म नहीं करवाएगा। तभी अचानक वहाँ पर कुछ महिलाओं की आवाज़ सुनाई देती है। ये आदमी अपने आप से कहता है इस समय आधी रात को ये किसकी आवाज़ है, और मंदिर के एक खम्भे के पीछे जाकर छुप जाता है। और फिर जो देखता है उसे देखकर इसे भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। दरअसल 4 फ्लेम्स बिना किसी बत्ती के हवा में तैरते हुए मंदिर की ओर आ रही थी। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया है ये एक मिथिकल प्ले है और पहले के लोगों का ये मानना था कि जब रात में घर के सभी लोग सो जाते हैं तो उनके घरों की लालटेन की फ्लेम्स रात में एक एकांत जगह पर मिलती है और उनके घर में दिन भर क्या क्या हुआ वो दूसरे फ्लेम्स को बताया करती थी। तो ये 4 फ्लेम्स मंदिर के पास आती है और ये आदमी मंदिर के एक खम्भे के पीछे छुपकर इनकी बातों को सुन रहा था। तभी एक और फ्लेम वहाँ आती है। सभी फ्लेम उस नई फ्लेम से पूछती है तुम्हें आज आने में देर क्यों हो गई। तो वो बताती है तुम लोग तो जानती हो मेरे घर में एक केवल बूढ़े पति पत्नी रहती हैं और जो मेरी बूढ़ी मालकिन है उसने कई वर्षों पहले एक गीत और कहानी सुन रखी थी, पर आज तक उन्होंने उस कहानी और गीत को किसी से भी शेयर नहीं किया था, जिसके कारण वो गीत और कहानी उनके ही अंदर दबा हुआ था। और आज दोपहर में जब बुढ़िया सो रही थी तो वो अपना मुंह खोलकर ज़ोर ज़ोर से खर्राटे ले रही थी। तभी वो गीत और कहानी बुढ़िया के मुंह से बाहर आ जाती है। गीत साड़ी का रूप ले लेती है और कहानी एक स्त्री का रूप ले लेती है, और फिर वो स्त्री उस साड़ी को अपने ऊपर लपेट लेती है और घर के छज्जे के ऊपर चढ़कर छिप जाती है। दोस्तों चौंकने की कोई बात नहीं है, ये एक मिथिकल प्ले है और आपको मिथिकल प्ले में ये सब चीज़ें देखने को भी मिलेगा। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। रात में जब बुढ़िया का पति खाना खाने के बाद अपने कमरे में सोने चला जाता है और बुढ़िया घर के बर्तन धोने चली जाती है, इस बीच वो स्टोरी मौका देखकर कमरे से बाहर निकल रही होती है। तभी बुढ़िया वहाँ आ जाती है और स्टोरी को देख लेती है। स्टोरी काफ़ी तेज़ी से वहाँ पर से भाग जाती है। इसके बाद बुढ़िया अपने पति को जगाती है और उससे पूछती है कि वो कौन थी। वो बुढ़िया का पति कुछ तो जानता नहीं था, वो बस इतना ही कहता उसे कुछ नहीं मालूम है। और इसी बात को लेकर दोनों में काफ़ी देर तक झगड़ा चलते रहता है, जिसके कारण आज मुझे आने में देर हुई। सभी फ्लेम्स न्यू फ्लेम से कहती है वो स्टोरी अभी कहाँ है। न्यू फ्लेम बताती है कि मैंने अभी आते आते उसे रास्ते में देखा था, मैंने उसे यहाँ आने के लिए कहा है। तभी वहाँ पर स्टोरी आ जाती है। फ्लेम्स स्टोरी को देखती है कि वो काफ़ी ज़्यादा उदास थी, तो फ्लेम्स उससे कहती है कि हम लोग पूरी रात फ्री हैं तुम्हारी कहानी को सुनने के लिए। स्टोरी कहती है धन्यवाद, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि तुम लोग इसे किसी और को नहीं सुना सकोगे।
तभी ये आदमी कूद कर वहाँ आता है और स्टोरी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है मैं तुम्हारी कहानी को सुनने के लिए तैयार हूँ। स्टोरी कहती है तुम कौन हो? ये आदमी कहता है मैं तुम्हारी कहानी को सुनने के लिए तैयार हूँ, क्या तुम्हारे लिए इतना काफ़ी नहीं है? स्टोरी खुश हो जाती है और कहानी सुनाने के लिए तैयार हो जाती है। तभी ये आदमी कहता है मैं तुम्हारी कहानी नहीं सुन सकता, क्योंकि मैंने अभी अभी कसम खाया है कि मुझे अब कोई भी कहानी वगैरह से कोई लेना देना नहीं होगा। स्टोरी कहती है ठीक है, तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। ये आदमी कहता है नहीं नहीं, मेरे पास तुम्हारी कहानी सुनने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, मैं तुम्हारी कहानी सुनूंगा, बस तुम्हारी कहानी से मुझे नींद नहीं आना चाहिए। और अब स्टोरी इस आदमी को कहानी सुनाना शुरू करती है और हमारा नागमंडला का रियल कहानी की शुरुआत भी यहीं से होती है, जो कि स्टोरी इस आदमी को सुना रही है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए मैं इस कहानी की रियल कहानी को आपको सुनाना शुरू करता हूँ। दोस्तों, रानी और अपर्णा की नई नई शादी होती है। अपर्णा के माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं। अपर्णा एक नंबर का अय्याश किस्म का इंसान है। ये 24 घंटे में अपना घर केवल एक बार आता है, नहाता है, खाता है और रानी को घर के अंदर बंद करके बाहर से ताला लगाता है और गांव के एक वेश्या के पास चला जाता है। कुछ दिन तक ऐसे ही चलते रहता है। एक रात क्रुद्धवा, जो कि एक अंधी औरत है, वो अपने बेटे कपन्ना की पीठ पर सवार होकर अपर्णा की घर की ओर आती है। कपन्ना अपनी माँ क्रुद्धवा से बार बार कहता है कि उससे जिद ना करे कि वो अपर्णा की घर की ओर ले चले। दोस्तों, दरअसल कपन्ना ने अपनी माँ को बताया था कि वो अपर्णा को वेश्या के घर जाते हुए देखा है। तभी से क्रुद्धवा काफ़ी परेशान है, क्योंकि क्रुद्धवा अपर्णा की माँ की बचपन की दोस्त है और अपर्णा की माँ की मृत्यु के बाद क्रुद्धवा ने ही उसे पाला था। कुछ दूर चलने के बाद कपन्ना अचानक रुक जाता है। दोस्तों, कपन्ना को हमेशा एक लड़की दिखाई देती थी। भगवान जाने कि वो लड़की परी थी या चुड़ैल, गांव में किसी ने उस लड़की को नहीं देखा था। क्रुद्धवा कपन्ना से पूछती है क्या तुमको फिर से वो लड़की दिखाई दी क्या? कपन्ना बोलता है नहीं। कपन्ना अपनी माँ को बताता है कि अपर्णा के घर के बाहर ताला है। क्रुद्धवा कपन्ना को कहती है जाकर घर की खिड़की से झांक कर देखो, कुछ दिखता है क्या? तो पहले तो कपन्ना मना करता है, पर क्रुद्धवा के कहने के बाद उसे जाना ही पड़ता है। तभी कपन्ना की कदमों की आवाज़ से रानी जाग जाती है और ज़ोर से चिल्लाती है कौन है? क्रुद्धवा खिड़की के पास जाती है। रानी भी खिड़की के पास आती है। क्रुद्धवा रानी को अपने बारे में बताती है। क्रुद्धवा को महसूस होता है कि रानी काफ़ी उदास है, तो इस पे रानी अपनी समस्या क्रुद्धवा को बताती है। रानी बताती है कि उसका पति उसे हर रोज़ उसे घर के अंदर बंद करके कहीं चला जाता है। क्रुद्धवा अपने बेटे कपन्ना को अपने पास बुलाती है और कहती है मैंने गौशाला में 2 रूट्स को एक टीन में के अंदर बंद करके एक पोटली में रखी हूँ, तुम जाकर वो 2 रूट्स को लेकर आओ। कपन्ना वहाँ से चला जाता है। रानी क्रुद्धवा से पूछती है कि वो कपन्ना को क्या लाने भेजी है। क्रुद्धवा बताती है मैं जन्म से ही अंधी हूँ, जिसके कारण कोई मुझसे शादी करने को तैयार नहीं था, पर एक बार एक भिक्षुक ने हमारे यहाँ प्रवेश किया था, तब मैंने उसकी काफ़ी सेवा की थी। तभी उन्होंने मुझे खुश होकर 3 रूट्स दिए थे और कहा था कि तुम जिस किसी को भी ये रूट्स खिलाओगी वो तुमसे प्यार करने लगेगा और तुमसे वो शादी कर लेगा। और उस भिक्षुक ने आगे कहा था तुम सबसे पहले इस छोटे वाले रूट को ट्राई करना, अगर इससे कुछ नहीं हुआ तो ये मिडिल वाला रूट का उपयोग करना, और इससे भी यदि कुछ नहीं हुआ तो इस बड़े वाला रूट का उपयोग करना। क्रुद्धवा आगे बताती है कि और कुछ ही दिनों के बाद उसके घर उसके दूर के रिश्तेदार का एक लड़का उसके घर आता है और मैंने उसके खाने में उस भिक्षुक का दिया हुआ मिडिल वाला रूट को मिला दिया था, क्योंकि बड़ा वाला रूट से मुझे डर लग रहा था और छोटे वाले रूट पे मुझे विश्वास नहीं था। और तुम विश्वास नहीं करोगी, उसने जैसे ही अपना खाना ख़त्म किया उसको मुझसे प्यार हो जाता है और वो अगले 2 दिन में ही मुझसे शादी कर लेता है और फिर वो अपना गांव कभी नहीं जाता है। दोस्तों, आसमान हल्का हल्का साफ हो रहा था, पक्षी की चहचहाट सुनाई दे रही थी। तभी कपन्ना वो रूट लेकर वहां आता है। क्रुद्धवा दोनों रूट्स रानी को देती है और कहती है किसी तरह ये छोटा वाला रूट अपर्णा को खिला देना, वो तुम्हें अपना पत्नी बना लेगा। रानी कहती है पर मैं उसकी पत्नी तो पहले से ही हूँ। क्रुद्धवा कहती है मैं जैसा कहती हूँ तुम वैसा करो। दोस्तों, तभी अपर्णा की कदमों की आहट सुनाई देती है। रानी को पता चल जाता है कि अपर्णा आ रहा है। रानी क्रुद्धवा से कहती है आप अभी यहाँ से चली जाइए,
लेकिन बाद में ज़रूर आइएगा। कुर्दवा कहती है ठीक है, पर मैं जो तुमसे कही हूँ उसे भूल मत जाना। कुर्दवा और कपन्ना वहाँ से जाने लगते हैं। तभी अपन्ना कुर्दवा को देख लेता है। अपन्ना कुर्दवा से पूछता है तुम मेरे घर के बाहर क्या कर रही हो। कुर्दवा कहती है मैंने सुना था कि तुम्हारी शादी हुई है तो तुम्हारी पत्नी से मिलने चली आई थी, पर वह मुझसे बात करने से साफ इनकार कर दी। अपन्ना कहता है वो किसी से बात नहीं करेगी और किसी को उससे बात करने की ज़रूरत नहीं है। कुर्दवा ठीक है कहकर वहाँ से चली जाती है। अपन्ना अपने आप से कहता है मैंने ताला इसलिए लगाया था कि रानी किसी से मिल ना सके, पर वो दूसरों की बातों को सुन सकती है। एक काम करता हूँ, कल ही एक कुत्ता घर के बाहर लाकर बांध देता हूँ। अपन्ना ताला खोलकर घर के अंदर जाता है और रानी से कहता है आज मैं लंच बाहर ही करूँगा, बस मैं नहा के तुरंत यहाँ से जाने वाला हूँ। जब तक मैं नहाता हूँ तब तक तुम मेरे लिए एक गिलास दूध गर्म कर दो। अपन्ना नहाने के लिए बाथरूम में चला जाता है और रानी किचन में दूध गर्म करने चली जाती है और कुर्दवा का दिया हुआ छोटा वाला रूट को जल्दी से पीसती है और उसे दूध में मिला देती है। अपन्ना नहा के निकलने के बाद उस दूध को पीता है और जैसे ही वह अपने घर की चौखट को पार कर रहा होता है वह वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। रानी जल्दी से पानी लाती है और अपन्ना के चेहरे पे मारती है। अपन्ना उठता है, पानी पीता है और रानी कुछ कह पाए इससे पहले वह उसे धक्का दे देता है और बाहर के दरवाजे में ताला लगाकर वहां से चला जाता है। अब आधी रात में जब रानी अकेले अपने घर में सो रही थी तभी कुर्दवा और कपन्ना रानी के घर के बाहर उसके घर में लगे हुए ताले को देखने आते हैं। वे अभी भी वहां पर ताला लटका देखकर काफ़ी हैरान होते हैं, पर कुर्दवा कहती है शायद अपन्ना और रानी कहीं बाहर घूमने के लिए गए होंगे। तभी अंदर से रानी की आवाज़ आती है कौन है। कुर्दवा कहती है मैं हूँ। रानी खिड़की के पास आती है। कुर्दवा रानी से पूछती है अभी भी तुम्हारे घर के बाहर में ताला क्यों लटका हुआ है। रानी सुबह की सारी बात कुर्दवा को बताती है। कुर्दवा रानी से कहती है मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहती थी, पर अपन्ना गांव की एक वेश्या के पास जाता है। शायद उस बाजारू औरत का अपन्ना पे कुछ ज़्यादा ही प्रभाव था। रानी को ये सब सुनकर अपन्ना के बारे में विश्वास ही नहीं हो रहा था। कुर्दवा रानी से कहती है तुम एक काम करना, कल अपने घर में कढ़ी बनाना और उस बड़े वाले रूट को उस कढ़ी में मिला देना और अपन्ना को दे देना, सब ठीक हो जाएगा। कुछ देर तक रानी और कुर्दवा बात करती है। उसके बाद कुर्दवा और उसका बेटा वहां से चला जाता है। सुबह जब अपन्ना अपने घर आता है तो वो अपने साथ एक कुत्ता भी लाता है। दोस्तों अपन्ना ने इस कुत्ते को 50 रुपए में खरीदा था। रानी कुत्ते की आवाज़ सुनकर काफ़ी चौंक जाती है। अपन्ना ताला खोलकर घर के अंदर आता है और रानी से कहता है मैं नहाने जा रहा हूँ, तब तक तुम मेरे लिए खाना निकाल दो। रानी किचन में जाती है। उसने कुर्दवा के कहे अनुसार कढ़ी बनाई थी। रानी जल्दी से वो बड़ा वाला रूट को पीसती है और कढ़ी में मिला देती है। रानी जैसे ही उस रूट को कढ़ी में मिलाती है, कढ़ी का तुरंत रंग खून की तरह लाल हो जाता है। रानी काफ़ी डर जाती है और अपने आप से कहती है हे भगवान, मैं ये क्या कर रही थी। कुर्दवा की बात पे आ रही थी, वो उसे तो दिखाई भी नहीं देता है। रानी जल्दी से घर के बाहर जाती है उस कढ़ी को फेंकने के लिए, पर जैसे ही रानी घर के बाहर आती है, घर के बाहर खड़ा कुत्ता भौंकने लगता है। कुत्ते की आवाज़ सुनकर अपन्ना बाथरूम से आवाज़ देता है रानी को, पर रानी अपन्ना की आवाज़ को नज़रअंदाज करते हुए सामने पेड़ के नीचे एक बड़ी सी एंट हिल को देखती है। रानी उस एंट हिल में कढ़ी को डालने चली जाती है। दोस्तों दरअसल इस एंट हिल में एक कोबरा, एक नाग सांप रहता था और जो कढ़ी अभी रानी ने इस एंट हिल में डाली थी उस कढ़ी को वो कोबरा पी लेता है और जैसे ही रानी वहाँ से जा रही होती है, कोबरा अपना फन को बाहर निकालता है और रानी को देख लेता है और जैसे ही कोबरा रानी को देखता है उसे रानी से प्यार हो जाता है। रानी जैसे ही घर के अंदर आती है उसका पति उसका इंतजार कर रहा होता है। अपन्ना रानी से कहता है मैं इतनी देर से तुम्हें आवाज़ दे रहा था, तुम कहाँ थी। रानी कुछ भी नहीं कहती है। इतने में ही अपन्ना गुस्से से रानी को एक जोरदार तमाचा लगाता है। रानी वहीं पर गिर जाती है। अपन्ना रानी को बिना देखे हुए दरवाज़ा बंद करता है और बाहर से ताला लगा देता है और वहाँ से चला जाता है। और दोस्तों अभी जो कुछ भी हुआ ये सब कोबरा अपने एंट हिल से देख रहा होता है। अब रात को कोबरा सांप एंट हिल से निकलता है और रानी के घर की खिड़की के पास चला जाता है। कोबरा देखता है कि रानी सो रही थी। अब दोस्तों आपको तो ये पता ही होगा कि कोबरा कोई भी रूप ले सकता है। अब ये कोबरा घर के बाथरूम की नाली से घर के अंदर प्रवेश करता है और रानी का पति
अपन्ना का रूप ले लेता है। तो दोस्तों हम लोग अपन्ना के इस रूप का नाम नागा देंगे, क्योंकि नागा का ही मतलब होता है कोबरा, और इसी नागा के नाम पे इस प्ले का टाइटल नागमंडला पड़ा है और एक्ट 1 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों एक्ट 2 में क्या होगा ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।